जय हिंद दोस्तों, मैं देव सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देव जी एस पाठशाला में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेन पार्ट ऑफ सेल के जो मेन पार्ट हैं उनके बारे में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा इसके पहला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जिसमें सेल के बारे में बताया, सेल बेसिकली होता क्या है, उस सेल का फुल कंप्लीट नॉलेज उस वीडियो में है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे मेन पार्ट ऑफ सेल की, जो इसके सेल में जो मेन पार्ट है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे। अब इसी में आपको हम बताएंगे दोस्तों कि आत्मघाती थैली क्या होती है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, इंजन ऑफ सेल किसे कहते हैं, और यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, यातायात किसके द्वारा होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। दोस्तों आत्मघाती थैली क्या होती है, तो दोस्तों आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप एक एक टॉपिक को आराम से समझिए। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं जो इसका मेन पार्ट होता है दोस्तों कोशिका का मेन पार्ट होता है दोस्तों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है दोस्तों इसके सेंटर में बिल्कुल होता है, जो कोशिका होता है उसके सेंटर में होता है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। अब हम दोस्तों न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो अगर इसकी हम बात करें डिस्कवरी किसने किया था, तो पहला क्वेश्चन पूछता है दोस्तों न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। तो ये आप याद रखिए कि जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। इसलिए दोस्तों ये सेंटर में होता है, इसे मेन पार्ट ऑफ वो सेल कहते हैं। मेन पार्ट ऑफ सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कोशिका का सारा, जैसे हमारे शरीर का हमारा ब्रेन है, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल किया रहता है, ऐसे ही जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो पूरे कोशिका को कंट्रोल किया रहता है। तो क्वेश्चन आता है मेन पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, कि मेन पार्ट जो है सेल का वो कौन सा होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों ये न्यूक्लियस। उसके बाद कहता है दोस्तों ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, सेल का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो आपका जो सेल का मस्तिष्क होता है वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि जो भी सेल में जितनी भी पार्ट हैं उनका कंट्रोलिंग सिस्टम केवल न्यूक्लियस के पास होता है। जैसे हमारे ब्रेन के पास हमारे पूरे बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम है, ऐसे ही न्यूक्लियस के पास दोस्तों हमारा जो होता है पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। तो आपको अगर पूछे ब्रेन ऑफ सेल दोस्तों तो ये हो जाएगा न्यूक्लियस। अगर मेन पार्ट ऑफ सेल की बात करें तब भी हो जाएगा न्यूक्लियस। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। अब अगर दोस्तों इसमें 80% प्रोटीन पाया जा रहा है, तभी तो अगर आपके शरीर में जितनी प्रोटीन की मात्रा अधिक होगी आप उतना ही स्ट्रांग फील करेंगे। इसीलिए दोस्तों अपने पूरे जितने भी इसके पार्ट हैं इस पे ये कंट्रोल करता है। तो दोस्तों न्यूक्लियस से 4 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो आपको ऑप्शन देना है रॉबर्ट ब्राउन ने। और कहता है कि मेन पार्ट ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो मेन पार्ट ऑफ सेल होता है दोस्तों न्यूक्लियस। और कहता है ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो वो भी होता है दोस्तों न्यूक्लियस। कहता है न्यूक्लियस में कितने % प्रोटीन पाया जाता है, तो दोस्तों न्यूक्लियस में 80% प्रोटीन पाया जाता है। अब आता है दोस्तों दूसरा चीज प्रोटोप्लाज्मा, जिसे कहते हैं जीव द्रव्य। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली इसकी खोज पहले आप जान लीजिए, इसकी खोज किया था पुरकिंजे ने। तो पूछता है कि प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने किया था, या दिया रहेगा जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो आप ध्यान रखिए उसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। अब इसी को दोस्तों जो हमारा जीव द्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्मा होता है, इसी को कहते हैं बेस ऑफ लाइफ। बेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, जीवन का आधार। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बेस ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, बेस ऑफ लाइफ जीवन का आधार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें से 5-6 ऑप्शन दिए रहेंगे, न्यूक्लियस दिया रहेगा, प्रोटोप्लाज्मा दिया रहेगा, सेल वॉल दिया रहेगा, राइबोसोम दिया रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर बेस ऑफ लाइफ की बात कर रहा है दोस्तों, बेस ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, तो बेस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्मा को कहते हैं। अब जो इसमें होता है दोस्तों प्रोटोप्लाज्मा, इसका नाम ही बता रहा है जीव द्रव्य, मतलब क्या है, इसमें द्रव्य की बात हो रही, मतलब लिक्विड की बात हो रही थी। इसमें क्या होगा दोस्तों, लिक्विड की मात्रा बहुत ज्यादा होती। तो पूछता है प्रोटोप्लाज्मा में द्रव कितना होता है, तो प्रोटोप्लाज्मा में 80% भाग उसका द्रव का बना होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों ही कंफ्यूजिंग है कि अगर 80% प्रोटीन की बात करता है दोस्तों तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 80% प्रोटीन न्यूक्लियस में पाया जाता है, 80% भाग जो होता है जल का वो प्रोटोप्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना दोस्तों कि अगर प्रोटोप्लाज्मा की बात करेगा तो 80% जल की बात कर रहा है, अगर प्रोटीन पूछ रहा है क्वेश्चन में तो 80% प्रोटीन पूछ रहा है तो वो न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो ये दोस्तों हो गया आपका प्रोटोप्लाज्मा। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होता है दोस्तों, ये कोशिका भित्ति, इसका बेसिकली हिंदी नाम जो है वो कोशिका भित्ति होता है। अब ये दोस्तों सेलुलोज का बना होता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में जब ये दोस्तों अगर थोड़ा सी और डी की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी एग्जाम ग्रुप सी या डी की हो रही है तो उसमें पूछता है सेल वॉल किसका बना रहता है, तो आप ध्यान रखिए सेलुलोज का। लेकिन अगर उससे अपर का हो रहा है, कोई एग्जाम बी ग्रुप का है, ए ग्रुप का है, जैसे यूपीपीएससी हो गया या आप बात करते हैं यूपीपीसीएस का, तो उसमें ये चीज ना देखे दोस्तों, देता ग्लूकोज, ये देता है दोस्तों ग्लूकोज,
ये जो दोस्तों आपका सेलुलोज होता है दोस्तों, ये बेसिकली ग्लूकोज से ही मिलके बना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर पूछ रहा है कि सेल वॉल किसका बना रहता है, अगर ऑप्शन में सेलुलोज है दोस्तों तो आप उसको तुरंत क्लिक कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन में सेलुलोज ना है, ग्लूकोज है, तब भी सेल वॉल ग्लूकोज के द्वारा ही सेलुलोज का निर्माण होता है। अब कहता है कि जो ये हमारा सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल में। अब अगर आपने देखा होगा प्लांट जो हमारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें जो पेड़ होते हैं देखते होंगे सेल वॉल कोशिका भित्ति, जब उस पेड़ को आप देखते हैं, जब मोटा पेड़ होता है उसको काटते हैं तो देखते हैं एक उसके ऊपर परत बनी रहती है, एक परत लगा रहता है पेड़ के ऊपर, जो परत होता है दोस्तों वही हमारा सेल वॉल होता है। अब दोस्तों कहता है जो जीवाणु होते हैं, जो हमारे जीवाणु होते हैं, उसमें जो हमारा सेल वॉल होता है वो किसका होता है, तो जीवाणुओं में जो हमारा सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकोन की होती है दोस्तों। अगर बात कर रहा है जीवाणु को, तो जीवाणु में जो हमारा होता है सेल वॉल वो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कवक है, कवक का जो हमारा सेल वॉल है वो किसका होता है, तो कवक का सेल वॉल दोस्तों काइटिन का बना होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब बात हो गया तीन चीजों का, हमने बताया न्यूक्लियस का, प्रोटोप्लाज्मा, अब सेल वॉल। अब सेल वॉल में क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल बेसिकली किसका बना होता है दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में ऑप्शन मिला कि सेलुलोज, आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर सेलुलोज की जगह पे ग्लूकोज दिया दोस्तों तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, ग्लूकोज के द्वारा ही सेलुलोज का निर्माण होता है, तो आप ग्लूकोज को क्लिक कर दीजिएगा। अब पूछता है सेल वॉल एनिमल सेल में पाया जाता है, तो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन बनता है सेल वॉल से कि जो जीवाणु होते हैं उनका सेल वॉल किसका बना होता है, तो जो जीवाणु होते हैं दोस्तों उनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कवक जो होते हैं उसका सेल वॉल किसका बना होता है, तो कवक का सेल वॉल दोस्तों काइटिन का बना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो आता है नेक्स्ट टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, जैसे ये हमारा कोशिका भित्ति हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कोई भी, जैसे हम मार्केट जाते हैं, मार्केट गए, फॉर एग्जांपल के तौर पर बता दो, मार्केट गए तो हम कुछ सामान खरीदे, मान लीजिए बिस्किट लिए या नमकीन लिए या कुछ भी लिए, जो भी सामान लेते हैं किराना स्टोर से, तो हमको क्या करता है एक पन्नी में करके वो हमको एक कैरी बैग में दे देता कि सर आप लीजिए। तो इसका क्या मतलब हो गया, झिल्ली का मतलब क्या हुआ, इसमें बात क्या हो रही, बता रहा है कि हम कुछ प्रोडक्ट को एक जगह रखे उसको आपको दे रहे हैं। तो यही काम करता है ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है, इसी के अंदर हमारे कोशिका के कई सारे पार्ट रखे हुए होते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली होती है दोस्तों, ये हमारा एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। बट फर्क यही होता है जो दोस्तों एनिमल में होता है कोशिका झिल्ली वो हमारी एक छोटी होती है, और जो प्लांट होता है उसमें बड़ी होती है, क्योंकि प्लांट बड़े होते हैं दोस्तों, तो उनमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो बड़ा होता है। अब क्या होता है, पूछता है इसका मेन काम क्या है, जो हमारा सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है दोस्तों, इसका मेन काम क्या है। तो ये क्या करता है दोस्तों, जो हमारे शरीर में वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट आ रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। इसका मेन वर्क यही है दोस्तों कि अगर पूछता है सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, तो वेस्ट मटेरियल जो हमारे कोशिका में एंट्री करेंगे उसका कंट्रोल ये रखता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वेस्ट मटेरियल को कंट्रोल कौन करता है, खराब पदार्थों का कंट्रोल किसके पास होता है, तो खराब पदार्थों का कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। अब बता रहा हूं कैसे सेल मेम्ब्रेन के पास रहता है। अगर दोस्तों हम किसी भी चीज को, मान लो दोस्तों ये हम जब मार्केट से कोई सामान लेके आते हैं, झिल्ली में रख के उसको पूरा फिल बांध देते हैं। अगर हम उसको बांध देते तो पानी में डुबो दीजिए और निकाल लीजिए, उस जो उसमें रखा रहेगा प्रोडक्ट उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम चीज यही होता है, जो हमारा कोई भी पदार्थ जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो हमारा कोशिका का पार्ट है, जो भी पार्ट हमारे उसके अंदर है, उसके ऊपर अगर कोई और अलग से वेस्ट मटेरियल आएगा तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर चिपकने नहीं देगा। तो इसका काम ये होता है कंट्रोलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल करता है जो हमारे खराब पदार्थ होते हैं। अब ये पूछता है सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो ये दोस्तों सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल का मतलब होता है अर्धपारगम्य। तो क्वेश्चन पूछता है सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो अर्धपारगम्य होता है। तो ऑप्शन में रहता है सेमी परमेबल। तो दोस्तों अब हमने आपको बताया न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्मा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इनकी खोज अल्टमैन ने 1886 में किया था। 1886 में अल्टमैन ने किया था। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का मेन वर्क क्या होता है, ऑक्सीशोषण क्रिया करता है, ऑक्सीशोषण क्रिया करता है, और इसी के अंदर हमारे दोस्तों क्रेब्स साइकिल चलता है।
तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, पहला तो क्वेश्चन पूछता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में किया था। अब उसके बाद पूछता है दोस्तों कि जो क्रेब्स साइकिल वो कहां पर चलता है, या क्रेब्स साइकिल कहां पे ऑपरेट करता है। तो आपका आंसर होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में। और पूछता है क्रेब्स साइकिल करता क्या है, क्रेब्स साइकिल का वर्क क्या है। क्रेब्स साइकिल अगर माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है दोस्तों तो इसका काम क्या है, तो ये करता है एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण कहां होता है, तो एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों, जो कि हमारे कोशिका के अंदर होता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में मिलता है कि एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण कहां होता है, तो ऑप्शन पहले कोशिका दिया है तब भी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है तब भी सही है दोस्तों, और क्रेब्स साइकिल दिया है तब भी सही है। तो आपको ध्यान रखना, अगर पूछ रहा है एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण कहां होता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है ऑप्शन में कि कोशिका है दोस्तों, तब भी आपका आंसर सही होना चाहिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है तब भी आपका आंसर सही है, अगर क्रेब्स साइकिल दिया दोस्तों तब भी आपका आंसर सही है। तो ये दोस्तों क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत हमारा एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है, और यही एटीपी ग्लूकोज मिलके बहुत सारे ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे आपकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फील करती है। तो ऊर्जा का निर्माण या एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए दोस्तों ऊर्जा का बहुत सारा निर्माण यहाँ होता है, इसीलिए इसे दोस्तों कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं। एक बार एसएससी सीजीएल में पूछा इंजन ऑफ सेल किसे कहते हैं, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्तों, इंजन ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो इंजन ऑफ सेल भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये इंजन क्या है, इंजन भी हमारा एक प्रकार का वो ऊर्जा जनरेटिंग डिवाइस है। तो ये भी क्या करता है, एक दूसरे को ऊर्जा को कन्वर्ट कर, तो हमारा ये भी क्या कर रहा है, ऊर्जा ही तो बना रहा है दोस्तों। क्रेब्स साइकिल चल के एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है, और एटीपी ग्लूकोज हमारे शरीर में बहुत सारा ऊर्जा बनाता है। तो एक बार एक क्वेश्चन सीजीएल का है, पूछा इंजन ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो दोस्तों इंजन ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब दोस्तों एक होता है, पूछता है क्रिस्टी शब्द आता है एग्जाम में, पूछता है, कई बार पूछा है, एनटीपीसी में भी पूछा है, क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है। क्रिस्टी शब्द सेम हिंदी में भी क्रिस्टी लिखा रहेगा दोस्तों, और इंग्लिश में भी क्रिस्टी लिखा जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वॉल होता है दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर वॉल होता है उसी को हम कहते हैं क्रिस्टी। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछता है क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दिया सही है, नहीं तो दिया आंतरिक भाग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या बाहरी भाग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको ऑप्शन क्लिक करना है आंतरिक भाग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी वहीं पाया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। अब हम बताते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको दोस्तों शॉर्ट में ईआर कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दोस्तों, ये हमारा केंद्रिका झिल्ली और कोशिका कला से जुड़ा होता है। तो जो ये हमारा ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों, अंतर प्रद्रविकी जलिका जिसको कहते हैं हिंदी में, ये हमारा केंद्रक झिल्ली और कोशिका कला से जुड़ा होता है। तो पहला एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जो हमारा ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिए, केंद्रक झिल्ली और कोशिका कला के बीच में पाया जाता है, ये दोनों से जुड़ा होता है। उसके बाद पूछता है इसका मेन पार्ट क्या है दोस्तों, जो हमारा ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मेन वर्क क्या है या मेन कार्य क्या है, तो इसका मेन काम दोस्तों का फैट और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है दोस्तों, इसका कार्य है हमारे शरीर में जो फैट है और प्रोटीन है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवहन करना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि फैट और प्रोटीन का परिवहन कौन करता है, आपके शरीर में फैट और प्रोटीन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, या हिंदी में लिखा रहेगा अंतःप्रद्रविका जलिका। तो दोस्तों ये हो गया दो क्वेश्चन यहाँ से। पहला क्वेश्चन पूछता है कि ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए केंद्रिका झिल्ली और कोशिका कला के बीच में। दूसरा क्वेश्चन होता है दोस्तों इसका मेन कार्य क्या है, मेन वर्क क्या है, तो इसका मेन वर्क दोस्तों होता है फैट और प्रोटीन का एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवहन करना। अब फिर पूछता है कि दोस्तों इसे क्या कहते हैं, तो इसे दोस्तों ना इसे कोशिका का कंकाल, आंतरिक कंकाल कहते हैं। अगर हम बात करें कंकाल की, तो दोस्तों जैसे हमारे शरीर में कंकाल है, तो हमारे शरीर को सेफ और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। सेम काम यही है ईआर का, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यही
कोशिका का आंतरिक कंकाल है, इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। एग्जाम में पूछता है दोस्तों क्वेश्चन कि कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, तो कोशिका का जो आंतरिक कंकाल होता है दोस्तों वो ईआर को कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है बेसिकली, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। स्मूथ जो होता है दोस्तों हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। जो हमारा ईआर में स्मूथ वाला होता है ये हमारे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अगर ऑप्शन में दिया है पूछता है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण कहाँ होता है, अगर ऑप्शन में केवल दिया है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तब भी आपका आंसर सही है। अगर उसमें स्मूथ ईआर दिया, रफ ईआर दिया है, बोथ दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है तो आपका आंसर होना चाहिए स्मूथ ईआर। मतलब स्मूथ ईआर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है। अब अगला होता है दोस्तों रफ ईआर। रफ ईआर में पूछता है रफ ईआर जो होता है वो क्या करता है, तो रफ ईआर में दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है। अभी हमने पहले ही बताया है, इसके पहले ही जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं तो ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करा, तो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट तभी तो करेगा दोस्तों, मेरे पास है तभी तो हम दूसरे जगह भेजेंगे। तो रफ ईआर जो होता है दोस्तों वो प्रोटीन का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, तो अगर आपके ऑप्शन में दिया है ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तब भी सही है। अगर दिया है दोस्तों कि रफ ईआर या स्मूथ ईआर या बोथ या इनमें से कोई नहीं, तो जो हमारा रफ ईआर होता है उस पे प्रोटीन का निर्माण होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस पर राइबोसोम होते हैं। पूछता है दोस्तों राइबोसोम किस पे होते हैं, रफ ईआर पे या स्मूथ ईआर पे, तो दोस्तों जो हमारा रफ ईआर होता है इसी पे हमारा राइबोसोम होता है और राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो दोस्तों अब हमने आपसे बात किया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हमारा राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है और सेंट्रोसोम क्या होता है। तो अगर हम बात करें राइबोसोम की तो दोस्तों इसमें 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कहता है राइबोसोम की सबसे प्रथम बार किसने इसको बताया कि एनिमल में और प्लांट सेल में कि कौन कौन इसके बारे में बताया, तो सर्वप्रथम राइबेंसन और ब्राउन ने 1853 में राइबोसोम को प्लांट सेल में देखा दोस्तों। तो क्वेश्चन पहले पूछता है कि राइबोसोम को सबसे प्रथम कहाँ देखा गया, तो सबसे पहले प्लांट सेल में देखा गया। तो दोस्तों अगर पूछता है कि राइबोसोम को, इसका हिंदी नाम भी होता है दोस्तों राइबोसोम, कि राइबोसोम को सबसे पहले कहाँ देखा गया, तो प्लांट सेल में। और सबसे पहले इसको देखा कौन या बताया कौन, तो रॉबिन्सन और ब्राउन ने। तो अगर क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन यहां से बनेगा पहले टॉप पॉइंट से कि सर्वप्रथम देखा कहाँ गया, प्लांट सेल में, और इसको देखा या बताया किसने, तो रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने 1853 में। अब कहता है दूसरा क्वेश्चन रहा एनिमल सेल में राइबोसोम कब देखा गया है, इसको किसने बताया, तो जो एनिमल सेल था हमारा दोस्तों, एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जीई पैलेडे ने बताया 1855 में, या एनिमल सेल में देखा गया 1855 में और इसको बताया जीई पैलेडे ने। तो क्वेश्चन यहां से 2 बना कि एनिमल सेल में कब देखा गया, तो ऑप्शन होना चाहिए 1855। और दोस्तों ये पूछा कि किसने देखा या किसने बताया, तो जीई पैलेडे ने। अब अगला क्वेश्चन कहता है राइबोसोम का नामांकन कब हुआ और किसने किया, तो राइबोसोम का अगर हम नामांकन की बात करें दोस्तों तो 1958 में और रॉबर्ट ने किया। तो यहां से 5 क्वेश्चन दोस्तों राइबोसोम से पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहला कि राइबोसोम के सबसे पहले कहां देखा गया और इसको किसने बताया, तो राइबोसोम को सबसे पहले प्लांट सेल में देखा गया दोस्तों और इसको रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने 1853 में बताया। अब कहता है दोस्तों कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में कब देखा गया और किसने बताया, तो एनिमल सेल में दोस्तों उसके 2 साल बाद 1955 में जीई पैलेडे ने देखा और बताया। अब पूछता है दोस्तों इसका नामांकन कब हुआ, राइबोसोम का नामांकन कब हुआ, तो 3 साल बाद दोस्तों 55 के बाद 58 में इसका नामांकन हुआ और इसका राइबोसोम का नाम रॉबर्ट ने दिया। अब अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों ये कोशिका के, जो हमारा कोशिका होता है, अभी हम बताएंगे कोशिका के सबसे बड़ा अंग कौन है, कोशिका के अंदर सबसे छोटा, तो जो कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है दोस्तों ये हमारा राइबोसोम होता है। तो पूछता है कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग कौन सा होता है, तो कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग दोस्तों राइबोसोम का होता है। अब दोस्तों हमने पहले यही बताया था आपको रफ ईआर में कि ये क्या कहता है, प्रोटीन का निर्माण कहता है, और ये किस पर होता है, राइबोसोम इस पर मौजूद होता है। इसके जैसे ये हमारा मान लो हम रफ ईआर की बात करें, ये हमारा रफ ईआर है, इस पे दोस्तों राइबोसोम मौजूद होता है, इसके ऊपर राइबोसोम मौजूद है और यही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। अब यही बात यहाँ देखिए आई, इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं।
तो क्वेश्चन पूछता है कहां से दोस्तों, यहां पर ही राइबोसोम तो प्रोटीन का निर्माण करा रहा है। तो कहता है दोस्तों प्रोटीन ऑफ फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहते हैं दोस्तों, तो राइबोसोम को कहते हैं। अब दोस्तों जो हमारा राइबोसोम होता है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक 70S होता है, एक 80S होता है। अब हम बताएंगे दोस्तों ये 70S क्या है, 80S क्या है। यस का मतलब होता है दोस्तों, एक मिनट हम इसको थोड़ा इरेज कर दें। यस का मतलब होता है दोस्तों, यस जो वहां लिखा गया है इसका मतलब बताता है, यस मीन्स होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट दोस्तों। तो आपसे दोस्तों एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछता है कि जो ये हमारा 70S है या 80S है दोस्तों, 70S है या 80S है, इसमें यस का जो यस शब्द यहाँ लिखा गया या यस वर्ड दिया गया दोस्तों, यस वर्ड जो दिया गया हमारा ये यस वर्ड, इसका क्या मतलब है, तो आप ध्यान रखिए यस मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसका वर्ड पूछता है कि एग्जाम में 70S में यस का मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन रहेगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और कुछ करके रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा यस मीन्स होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब जो ये 70S होता है दोस्तों, 70S ये छोटा होता है दोस्तों, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो एग्जाम में पूछता है ये 70S होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये आप बेसिकली ध्यान रखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अभी हम बताएंगे प्रोकैरियोटिक क्या होता है। अब ये जो होता है दोस्तों 70S जो होता है ये हल्का होता है, ये हल्का होता है, छोटा होता है। अब दूसरा होता है दोस्तों 80S। यस का मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो हमने आपको बता दिया, ये बड़ा होता है और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अब बेसिकली ये जो हमारा 70S है ये एनिमल सेल में पाया जाता है और जो 80S है दोस्तों ये हमारा प्लांट सेल में पाया जाता है। तो अब देखिए यहां से बन रहा है दो क्वेश्चन 4, एक 5, एक 6 और 9, एक 10 क्वेश्चन। तो यहां से आपको 10 क्वेश्चन बना दोस्तों। तो हमने आपको बताया राइबोसोम के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइबोसोम, जिसमें हमने बताया टोटल। अब आता है दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, इसका नाम भी हिंदी में होता है दोस्तों लाइसोसोम। तो अगर पूछता दोस्तों इसका खोज किसने की थी, तो इसकी खोज डी डुबे ने की थी। तो लाइसोसोम की पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि लाइसोसोम का काम क्या है, तो इसका काम है दोस्तों बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। अब पूछता है दोस्तों अगर लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। और इसका मेन वर्क एग्जाम में देता है कि लाइसोसोम का मेन कार्य क्या है, तो मेन कार्य यही है दोस्तों जो बाहरी पदार्थ है उसका भक्षण करना और उसका पाचन करना। जो हमारे जो कोशिका के अंदर कोई बाहर से पदार्थ आ रहा है उसको खाना और उसको पाचन करना, ये जो होता है दोस्तों लाइसोसोम का मेन वर्क होता है। अब इसमें जो होता है दोस्तों पूछता है क्वेश्चन में जो हमारा 24 टाइप का एंजाइम होता है, 24 टाइप ऑफ एंजाइम, वो कहाँ पाया जाता है, तो 24 टाइप ऑफ एंजाइम दोस्तों ये हमारा लाइसोसोम में पाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि लाइसोसोम में दोस्तों कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 24 टाइप का वो एंजाइम पाया जाए। फिर क्वेश्चन अगर घुमा रहा है दोस्तों कि 24 टाइप ऑफ एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, तो 24 टाइप ऑफ एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। अब ये दोस्तों अगर इसका भक्षण कर रहा है और इसका पाचन कर रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं सुसाइड वेसिकल, मतलब आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को ही दोस्तों कहते हैं आत्मघाती थैली। तो क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो आत्मघाती थैली जो होता है हमारा लाइसोसोम को कहा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया लाइसोसोम, जिससे जितना क्वेश्चन बनता है वो हमने आपको बताया लाइसोसोम क्या होता है और क्या काम है और इसको आत्मघाती थैली क्यों कहा जाए। अब इसके बाद दोस्तों आता है सेंट्रोसोम, इसका नाम भी सेंट्रोसोम होता है। अब इसकी खोज की अगर बात करें दोस्तों कि सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज दोस्तों बोवेरी ने की थी। तो पहला क्वेश्चन अगर यहां से बनता है दोस्तों, कहता है सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, ये दोस्तों बोवेरी ने की थी। अब बात करता है ये कहाँ पाया जाता, तो ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है दोस्तों। ये केवल ये चीज ध्यान रखिए, जो सेंट्रोसोम हमारा होता है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ना कि प्लांट सेल में पाया जाता है। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, पूछता है सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, इसका सेंट्रोसोम का मेन वर्क क्या है, तो इसका मेन वर्क दोस्तों होता है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका को डिवाइड करना। कोशिका का विभाजन का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक सेल टूटा उससे दूसरे 2 सेल का निर्माण हुआ। इसका मतलब विभाजन का मतलब ये थोड़ी काट के अलग करना, विभाजन का मतलब होता है दोस्तों कि एक सेल टूटा उससे 2 सेल का निर्माण हुआ। इसका जो हमारा सेंट्रोसोम होता है इसका मेन काम होता है कोशिका विभाजन करना। तो दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि सेंट्रोसोम का मेन काम क्या है, मेन वर्क क्या है, तो सेंट्रोसोम का मेन कार्य है दोस्तों कोशिका का विभाजन करना। अब दोस्तों जो हमारा ये कह रहा है कि अगर जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में कर देता है।
अब दोस्तों पूछता है कि एग्जाम में प्लांट सेल में कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होता है, तो जो हमारा दोस्तों प्लांट सेल है उसमें कोशिका का विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है दोस्तों। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों वहां एग्जाम में बड़े पेड़ की बात कर रहा तब तो ऑप्शन में आपको सेल प्लेट देगा, लेकिन अगर छोटे पौधे होते हैं जो बेसिकली बहुत छोटे पौधे होते हैं उसमें दोस्तों सेंट्रोसोम पाया जाता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सेंट्रोसोम नेग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर वहां आप में कभी ऑप्शन में कभी ग्रुप डी के एग्जाम में वो ऑप्शन में कंफ्यूज कर देते हैं तो दे देते हैं दोस्तों कि प्लांट सेल में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है, तो अगर सेल प्लेट नहीं दिया और सेंट्रोसोम दिया है तो दोस्तों आप बिल्कुल उस ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा, बिल्कुल उसमें भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों आपका पादप कोशिका में जो हमारा विभाजन होता है, प्लांट सेल में जो कोशिका का विभाजन होता है वो सेल प्लेट के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसको हमने बताया सेंट्रोसोम को। अब हम बात करते हैं दोस्तों, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आपने ले लिया होगा दोस्तों। अब इसमें हमने आपको बताया न्यूक्लियस के बारे में दोस्तों, प्रोटोप्लाज्मा के बारे में, सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें ईआर रफ, और उसके बाद राइबोसोम, उसके बाद लाइसोसोम, इसके बाद सेंट्रोसोम। अब दोस्तों कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं जिसको हम आगे बताते हैं। तो दोस्तों इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, हम इसको दोस्तों इरेज करेंगे दोस्तों। अब आपने इसमें हमने आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताया है जो एग्जाम में आता है। अब हम दोस्तों इसको इरेज करेंगे और आगे बताएंगे आपको दोस्तों कि हमारा गोल्जी बॉडी क्या होता है, वैक्यूल्स क्या होता है और प्लास्टिड क्या होता है। तो दोस्तों हम इसको इरेज कर रहे हैं, फिर आपको तुरंत बताते हैं कि ये हमारा क्या होता है, कि गोल्जी बॉडी क्या होता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं पहले गोल्जी बॉडी की। हमने यहाँ पर आपको 9 पॉइंट बता दिया था, 10 पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों, जो हमारा नाम है गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या होता है दोस्तों, इसका वर्क क्या है। गोल्जी बॉडी दोस्तों, गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था दोस्तों। कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। इन्हीं के नाम पे गोल्जी बॉडी रखा गया दोस्तों। ये इटली के रहने वाले थे। अभी हम दोस्तों इसको बता रहे हैं, ये इटली के रहने वाले थे। जो हमारे गोल्जी बॉडी है इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था। इन्हीं के नाम पे दोस्तों ये हमारा गोल्जी बॉडी रखा गया। अब पूछता है कि गोल्जी बॉडी जो कैमिलियो गोल्जी है ये कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले। अब इसका मेन वर्क क्या है दोस्तों, मेन वर्क क्या है, मेन वर्क की बात करें तो ये करता है दोस्तों पदार्थों का परिवहन, पदार्थ का परिवहन। जो हमारा दोस्तों ये गोल्जी बॉडी है दोस्तों, इसका मेन वर्क होता है दोस्तों पदार्थों का परिवहन करना। अब दोस्तों इसीलिए इसे दोस्तों यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यातायात प्रबंधक। अब दोस्तों एग्जाम में पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी, तो ये कैमिलो गोल्जी ने की थी, जो कि इटली के रहने वाले थे। पूछता दोस्तों इसका मेन वर्क क्या होता है, इसका मेन काम होता है दोस्तों पदार्थों का परिवहन करना। अब दूसरा कहता है यातायात प्रबंधक क्या किसे कहते हैं, या ट्रांसपोर्ट मैनेजर किसे कहते हैं। एग्जाम में 2 चीज लिखा रहेगा, यातायात प्रबंधक या ट्रांसपोर्ट मैनेजर, तो आप ध्यान रखिएगा गोल्जी बॉडी को कहते हैं। और दोस्तों इसके द्वारा पूछता है इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें जो हमारा सेल वॉल होता है दोस्तों, सेल वॉल और लाइसोसोम, का निर्माण होता है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं किसमें किसका निर्माण होता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों कि लाइसोसोम और सेल वॉल का निर्माण कहाँ होता है, तो गोल्जी बॉडी में लाइसोसोम और सेल वॉल का निर्माण होता है। तो गोल्जी बॉडी से इतना क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन बनता है इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी, और कहाँ के रहने वाले थे, इटली के। इसका काम क्या है दोस्तों, पदार्थों का परिवहन करना। इसे कहते क्या है, यातायात प्रबंधक या ट्रांसपोर्ट मैनेजर। और इसमें क्या क्या निर्माण होता है, सेल वॉल और लाइसोसोम का। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं वैक्यूल्स क्या होता है। 11 नंबर पॉइंट पे आपका आता है दोस्तों वैक्यूल्स, जिसको रसधानी कहते हैं।
रसधानी या वैक्यूल्स कहते हैं। अब ये वैक्यूल्स क्या होता है दोस्तों? वैक्यूल्स का केवल एक ही काम है, जल को स्टोर करना। इसका मेन काम है दोस्तों, जो हमारा रसधानी होता है या वैक्यूल्स होता है, ये जल को स्टोर करता है, जल को स्टोर करना। तो पूछता है कि सबसे ज्यादा जल को स्टोर कौन करता है, तो रसधानी। और ये दोस्तों जो हमारा रसधानी होता है, ये प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, अगर एनिमल सेल की बात किया जाए दोस्तों, एनिमल सेल में ये छोटा होता है, एनिमल सेल में ये छोटा होता है दोस्तों, एनिमल सेल में छोटा होता है दोस्तों, और प्लांट सेल में ये दोस्तों बड़ा होता है, बड़ा होता है दोस्तों। बस इससे वैक्यूल से इतना ही आता है। रसधानी जो हमारा होता है, ये काम क्या करता है, जल को स्टोर करता है, और एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल में बड़ा होता है। अब दोस्तों आता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको आगे बताते हैं प्लास्टिड क्या होते हैं, लवक क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या है दोस्तों, और कैसे उसमें क्या क्या होता है। बेसिकली दोस्तों प्लास्टिड जो हमारा होता है 3 टाइप का होता है, अभी हम आपको बताएंगे प्लास्टिड में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो हम 12 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है हमारा दोस्तों प्लास्टिड। प्लास्टिड, अब ये प्लास्टिड होता क्या है दोस्तों? प्लास्टिड बेसिकली प्लांट सेल में पाया जाता है। जो हमारा प्लास्टिड होता है प्लांट सेल में पाया जाता है दोस्तों, ना कि एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में केवल पाया जाता है। इसको प्लास्टिड को लवक कहते हैं दोस्तों हिंदी में। अब दोस्तों ये पहला क्वेश्चन पूछता है प्लास्टिड कहां पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, प्लास्टिड जो होता है हमारा दोस्तों प्लांट सेल में पाया जाता है। अब दूसरा, इसे कोशिकांग, जो हमारा पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा कोशिकांग दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग किसे कहा जाता है, तो प्लास्टिड को दोस्तों सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। अब दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। अब हम बात करते हैं पहले दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, इसका नाम होता है दोस्तों हरित लवक। ये हरित लवक क्या करता है, हरित लवक, इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं हरित लवक। अब इसका मेन काम है दोस्तों, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका मेन काम होता है दोस्तों भोजन का निर्माण करना। एग्जाम में पूछता है भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, भोजन निर्माण करना। तो जो हमारा हरित लवक होता है दोस्तों, ये हमारे प्लांट सेल में भोजन का निर्माण करता है। तो पूछता है कि भोजन का निर्माण कौन करता है, तो ऑप्शन में रहेगा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो भोजन का निर्माण ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ये कहां करते हैं, तना और पत्ती के द्वारा, तना और पत्ती के द्वारा दोस्तों ये भोजन का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसे पादपों का रसोई कहा जाता है। पादपों का रसोई घर। तो एग्जाम में पूछता है पादपों का रसोई घर किसे कहते हैं, तो पादपों का रसोई घर जो होता है दोस्तों हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो 2 चीज यहां से पूछता है, भोजन का निर्माण कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में। पादपों का रसोई घर किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। अब दूसरा जो आता है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा पॉइंट आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का दोस्तों काम है, इसको आवर्डी लवक कहते हैं, आवर्डी, हिंदी में इसको दोस्तों आवर्डी लवक कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है दोस्तों, आवर्डी लवक का काम बस इतना है दोस्तों, ये जो भोजन बन रहा है इस भोजन को स्टोर करना, भोजन को दोस्तों स्टोर करना। जो हमारा आवर्डी लवक होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसका मेन काम होता है स्टोर करना। इसका मेन काम होता है दोस्तों भोजन को स्टोर करना। और ये कहां पाया जाता है, तना में। और भूमिगत जड़ जो होती है दोस्तों, भूमिगत जड़ जो हमारी होती है, भूमिगत जड़ में पाई जाती है। और तीसरा होता है दोस्तों तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा होता है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट। ये होता है वर्डी लवक, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों वर्डी लवक। अब इसका मेन काम केवल एक ही है दोस्तों, केवल ये कलर प्रदान करता है। जो हमारा देखते होंगे मिर्च का रंग हरा होता है, टमाटर का रंग लाल होता है, इसका काम केवल रंग प्रदान करना। बेसिकली ये दोस्तों अब प्लास्टिक यही होता है दोस्तों। प्लास्टिक से जो क्वेश्चन पूछता है लवक से पहला पूछता है प्लास्टिक कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और इसे पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग कहा जाता है। अब इसलिए 3 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है दोस्तों, भोजन का निर्माण करना। ये कहाँ होता है, तना एवं पत्तियों का। क्वेश्चन पूछता है पादपों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। दूसरा पूछता है दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है और किसका काम क्या होता है। लोकोप्लास्ट का काम होता है जो अवर्डी लवक होते हैं, ये क्या काम करते हैं, जो भोजन बना है उसको स्टोर करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते, तना में और भूमिगत जड़ों में, जहां सूर्य का वो प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तीसरा होता है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, रंग प्रदान करना। अब रंग प्रदान करने का मतलब होता है मिर्च का रंग हरा क्या होता है, टमाटर का रंग लाल क्या होता है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, जिसमें हमने आपको न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया सारे के बारे में बताया और एक एक पॉइंट बताया जिसमें से कहां से क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी हमारे चैनल पे नए हैं बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।